नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए वायरल पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका 22 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी अनिवार्य का, 24 मार्च को। तो यही पेपर आपका सेम पेपर आपका आने वाला है और पूरा पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ विद सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। आपको पता है कि ये जो पेपर है आपका 3.5 घंटे का है और साथ में पूर्णांक है। पूर्णांक भी आप देख सकते हो, 80 नंबर का आपका पेपर है, 20 नंबर के आपके संतरांक भेजे जाते हैं। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेपर भी आपको बताते हैं। पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आंसर बताते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में आंसर चाहो तो आप अपनी नोटबुक में भी इनको उतार लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर सीमा आपकी 20 से 30 वर्ड रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के शासनकाल की सामाजिक व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, छोटे छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मंजलिस से सजाता था तो कोई अफीम की पिनक में मजे लेता था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन के किस किस क्षेत्र में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। तो इसका राइट आंसर होगा कि शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में, सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। तो इसका राइट आंसर ये होने वाला है, जो कि मैंने आपके लिए सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि काव्यांश के माध्यम से कवि ने मनुष्य को क्या संदेश दिया है। तो जो कवि है उसने संदेश दिया है कि आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी घबराना नहीं चाहिए। सेकंड है, कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से मनुष्य को जागने का भाव उत्पन्न किया है। वो किया है जैसे सूरज हो गया, साथ में पवन हो गई, या साथ में पंछी हो गया। ठीक है, इनके माध्यम से जागने का एक तरीके से भाव उत्पन्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्तियों में आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज के लिए भाषा का क्या महत्व है। मानव समाज के लिए भाषा का क्या महत्व है। तो भाषा का मतलब यही है कि ऐसी बोली जो कि दूसरों को समझ में आए, यानी बोलना समझ में आ जाए, तो उसको भाषा ही बोलते हैं। ठीक है, भाषा ही उसको एक तरीके से बोल सकते हैं। मेरे नज़र में तो भाषा ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लिपि को परिभाषित करते हुए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 2 भाषाओं के नाम। ऑफ कोर्स सबको पता होगा, ओबियसली हिंदी एंड संस्कृत। फोर्थ क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों का पद परिचय लिखिए है। तो पहले का पद परिचय में कि पद परिचय पता होगा आपको, अगर आपने हिंदी पढ़ा है, कि जिसमें संज्ञा भी हो, सर्वनाम भी हो, प्रत्यय भी हो, सब कुछ हो, उसी को एक तरीके से पद परिचय है। यह में आपको लिखना है, यह सपेरा बहुत चतुर है। तो यह का यह में सर्वनाम है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, और ब ऑप्शन है, मैं सवेरे उठा। तो उठा में है भूतकाल है और एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। अभिधा जो शब्द शक्ति है उसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना है। यह एक ऐसा शब्द शक्ति है, आपको भी पता होगा, यह एक ऐसा शब्द शक्ति है जिसमें वाक्य का अर्थ सरल है। ठीक है, यह एक ऐसा शब्द शक्ति है जिसमें वाक्य का अर्थ सरल है। और साथ में उदाहरण के लिए ले सकते हैं, मोहन खेल रहा है। ठीक है, इसके बाद में छठा क्वेश्चन देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपमा एवं रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। उपमा और रूपक अलंकार को आपको एक तरीके से समझाना है, अलंकार को उदाहरण से ही समझाना है। तो उपमा का आपको मैं बता देता हूँ कि उपमेय का उपमान के समान बताया है, यानी कि यहाँ पर उपमा उपमेय को उपमान के समान बताया गया है। जैसे कि चंद्रमासा। ठीक है, चंद्रमासा इसका हो गया एक तरीके से उदाहरण ही। नेक्स्ट है रूपक, उपमेय को उपमान के रूप में दिया जाए। उपमेय को उपमान के रूप में दिया जाए, इसको बोलते हैं रूपक। और इसका हो गया जैसे कार्तिका के मुख है तुम्हारा।
यानी कि कार्तिका जैसा मुख है तुम्हारा, ठीक है, ये इसका हो सकता है। या जैसे कि फर्स्ट का ये रहेगा कि चंद्रमा सा कार्तिका मुख है तुम्हारा, यानी चंद्रमा सा कार्तिका मुख है तुम्हारा। और ये जो सेकंड है रूपक उपमेय को उपमान के रूप में दिया जाता है, इसका हो गया कि चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है, तो ये हो गया। अब 7वां क्वेश्चन है, इनका आंसर आप चाहो तो खुद से लिख लेना। 7वां क्वेश्चन है थीसिस, ठीक है, इन शब्दों का अर्थ में लिखना है। थीसिस का अर्थ होता है निबंध, ठीक है, निबंध भी होता है, और एक ऐसे होता है ESSAY, ऐसे का भी अर्थ होता है निबंध। सेकंड है विजिलेंस, विजिलेंस का अर्थ होता है सावधानी, ठीक है, सावधानी होती है विजिलेंस, और सावधानी आपको बरतनी चाहिए हर चीज में। 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग आय व्ययक अनुभाग की ओर से विविध प्रशासनिक विभागों में मितव्ययिता अपनाने हेतु एक आपको परिपत्र लिखना है। तो ये परिपत्र आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। और ऐसे की मीनिंग क्या होती है एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ऊपर से हाइड कर दिया, आपने पढ़ भी लिया होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। देखो आप लिख सकते हो विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान, इसके ऊपर लिख सकते हो। सेकंड है राजस्थान में लोक देवताओं का महत्व काफी बार पूछा जाता है, और इसको याद भी कर लेना, इस साल भी आपका कन्फर्म आएगा, अथवा में कन्फर्म आएगा, नारी सशक्तिकरण। और लास्ट ऑप्शन है द ऑप्शन मेरी प्रिय पुस्तक, इसके ऊपर आपको लिखना है। तो आप चाहो जिस पर लिख सकते हो, नॉर्मल है, आराम से लिख सकते हो, बहुत ईजी पेपर है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। अब ये व्याख्या करनी है तो हाँ, तो एक बार इसको देख लेना कि जैसे ये अभी कवि कुंवर नारायण है, उन्होंने लिखी है पाठ कविता के बहाने पर बस बात बनी, पाठ कविता के बहाने पर बात सीधी थी, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। ये प्रजातंत्र वाला देख सकते हो, ये जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, आपको पता भी होगा, सकल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें। और जो फर्स्ट वाला है वो आर्य बंकिम चंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, इनका आप कर लेना। 12वां क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक से पूछा गया है कि तौलिए एकांकी के माध्यम से लेखक ने किस आडंबर व खोखलेपन को अभिव्यक्त किया है। एक तौलिया वो ही है, देखो अभी तक मेरे को याद है क्योंकि ये लेसन मैंने पढ़ा हुआ है। तौलिया वो ही है कि हमें किसी का तौलिया यूज नहीं करना चाहिए, उसी तौलिए एकांकी के माध्यम से आपको लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है अथवा में दूसरा क्वेश्चन है बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं, वाक्यांश किसके लिए कहा गया है, विवेचना के लिए, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन है बिहारी के पठित दोहों के आधार पर उनकी नीति व व्यक्ति को समझाइए, यह आपको समझाना है। इसी के अथवा में है आत्म परिचय कविता की मूल संवेदनाओं को आपको स्पष्ट करना है। 14वां क्वेश्चन है, ये सभी आपके नोटबुक में से देख लेना, ठीक है। मारिये आशा सापने जिन रसिया संसार काव्य प्रकृति का भावार्थ आपको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका तो मैं बता देता हूँ आपको, मारिया आशा सापनी जिन डसिया संसार, यानी कि जिससे सारा संसार बेचैन रहता है, उस सर्पिण को मार देना चाहिए, यानी उससे सर्प को मार देना चाहिए, ठीक है। जिस सांप से पूरा संसार भयभीत रहता है या बेचैन रहता है, उसे सर्प को मार देना चाहिए, मतलब कि कबीर जी के दोहे हैं, उनके द्वारा लिखा गया। राजिया सोरठा में कवि ने बुरे एवं अच्छे मित्र के क्या लक्षण बताए हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ क्या बताया है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छे व बुरे मित्र को ये छोड़िए। 16 क्वेश्चन है, हाँ इन सबकी आंखें किसी के आगे शब्द रहित संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है, प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए और क्यों कही गई है, ये आपको अपने बुक में मिल जाएगा,
17वां क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय पाठ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। यह आपको खुद को लिखना है। 18वां क्वेश्चन है, कबीरदास अथवा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय लिखिए। ठीक है, तो देखो सीधा सी है कि कबीरदास का जो जन्म था वो 1398 में हुआ था, और इनकी जो रचनाएं हैं, साखी हो गई, शब्द हो गई, रमेनी हो गई। अब उसके बजाय, ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र की, इनका जन्म 1906 में हुआ था, और इनके जो एक तरीके से हो गई, जैसे माटी हो गई, सोना, इसी के साथ में बाजे पापलिया के घूंगर। ठीक है, 1900 की बात करते हैं। रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा गया है? बिल्कुल सही बात है। देखो सीधी सी बात है कि सज्जन के पास में अगर आप बैठोगे तो आपको अच्छे गुण मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। सज्जन व्यक्ति किसी दूसरे का बुरा कभी नहीं चाहता, ना ही वो किसी को सिखाता है। सज्जन के पास बैठोगे तो जीवन जीने का मजा लग रहता है। अगर बुरे के पास में बैठोगे तो बुरा बन जाओगे, और बुरा बनने के बाद में वो ही बन जाते हैं जैसे गुंडे बन जाते हैं, फिर बाद में उनकी जिंदगी का कोई पता नहीं रहता। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन है, यहाँ कौन ध्रुव है? यह झोपड़ी ने जो चाहे ले ले प्रस्तुत काव्य किससे कहा है? ठीक है, ये ममता लेसन है, उससे आया है, और उत्तर सीमा 20 वर्ड की है और 2 नंबर का है। इसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। प्रस्तुत शब्द कौन और क्यों कह रहा है? ये शायद मुझे जहाँ तक पता है ये एक रिक्शा वाला कह रहा है कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए। ये एक लेडीज को कह रहा है जब शायद वो रिक्शा वगैरह चलाता है कि हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। ठीक है, ये सब कुछ कह रहा है, और कौन और क्या कह रहा है, तो यही चीज़ें हैं। 22वां क्वेश्चन है, बलवान से भिड़ंत पाठांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिल्कुल नॉर्मल है, आप अपने बुक से देख लेना, संजीव से देखने को मिल जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा और किसके लिए कहा, ये आपको खुद को देखना है, आपकी बुक से मिल जाएगा। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए प्रस्तुत काव्य में तुलसी के अंतर द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपको स्पष्ट करना है। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, आप एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं 24वां क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से किस प्रकार भिन्न है? इनके प्राकृतिक एवं शिल्प सौंदर्य को लिखिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार खुद से देख लेना। इसी के अथवा में जो क्वेश्चन है वो है देवनारायण जी एवं महाराजा सूरजमल के, यानी कि जो भरतपुर के राजा था, के सामाजिक एवं धार्मिक महत्व को आपको लिखना है, या आप खुद से देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, कि समाचार लेखन में इंट्रो क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार लेखन में इंट्रो क्या है? तो इंट्रो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बात को सबसे पहले एक तरीके से चालू करता है, बात को जैसे सबसे पहले प्रदर्शित करता है कि इंट्रो क्या रहता है। जैसे कोई वीडियो रहता है और वीडियो का पूरा सार एक ही चीज़ में दे दे कि जैसे कि मैं वहाँ से हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आज का टॉपिक ये है, तो वो इंट्रो ही रहता है। ठीक है, फीचर लेखन को परिभाषित करते हुए फीचर के 4 प्रकार लिखिए, और 4 प्रकार हो गए इसके, समाचार, विज्ञान, फोटो और खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार, और इसको खोज परख भी बोल सकते हैं। एक तो देखो इसके साक्षात्कार के परिभाषित करते हुए साक्षात्कार के प्रकार लिखिए। साक्षात्कार एक तरीके से इंटरव्यू बोल सकते हैं। एक तो अभी मैं आप सभी को बताता हूँ कि इसके प्रकार क्या कुछ होते हैं। जैसे कि एक तो होता है
कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए आयोजित, और दूसरा रेडियो के लिए कितना जो रिपोर्टर रहते हैं वो आप समझ सकते हो। साक्षात्कार का एक तरीके से मीनिंग बोल सकते हैं, इंटरव्यू बोल सकते हैं कि किसी एक विशेष पर्सन के द्वारा एक नॉर्मल पर्सन का या किसी जेंटलमैन का, सज्जन पुरुष का एक तरीके से इंटरव्यू लेना, यानी कि उससे बातें पूछना, उसके बारे में जो नॉलेज है वो गेन करना, या जो नॉलेज है उसके पास में वो सब कुछ जानना, उसी को साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, डायरी लेखन को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को आपको समझाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पेपर रहा था जो कि मैंने बता दिया है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, जो ये पेपर मैंने आप सभी छात्रों को बताया, ये आपका है 2022 का, यानी सॉरी 2020 का, यानी 2020 का पेपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, एक बार इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पूरे के आंसर भी मैंने बता दिए। ओके, बाय, गुड नाइट।